चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे तुगलक वंश के बारे में। देखिए तुगलक वंश एक बहुत ही बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि तुगलक वंश के द्वारा ही बोल सकते हैं एक तरह से खिलजी वंश का अंत हुआ था। तुगलक वंश के मुख्य 3 राजा थे, जिसमें सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ये 3 राजाओं का शासन जो था बहुत ही बोल सकते हैं ज़ोर शोर से चला था तुगलक वंश में। इसके बाद जो राजा आए वो उतने योग्य नहीं थे, इसीलिए माना जाता है कि तुगलक वंश के ये 3 राजा जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे। देखिए गयासुद्दीन तुगलक से शुरुआत होती है तुगलक वंश की, और ये माना जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने ही तुगलक वंश की स्थापना की थी। इनके पिता बोल सकते हैं तुर्की के एक बहुत बड़े गुलाम थे और इनका नाम करोन था। देखिए इनके पिता के बाद जो शासन तंत्र आया उसमें गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो पहले आप बोल सकते हैं कि खिलजी वंश के एक गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। ये कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के शासनकाल में गवर्नर की काम में जुड़े थे, और ऐसा कह सकते हैं हम कि ये गवर्नर के रूप में कुतुबुद्दीन मुबारक खान के लिए काम करते थे। इन्होंने 29 बार मंगोलों को उनके युद्ध में असफल किया था। तो एक तरह से इनका जो शासन चक्र था और जो व्यवस्था थी वो बहुत खूबसूरत थी। इनके पास रणनीतिक और सैनिक गतिविधियां भारी मात्रा में पाई जाती थी। यह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक था जिसने गाजी की उपाधि ली थी, इसलिए इसने अपना 2 पद धारण किया था, जिसमें इसका पहला नाम तुगलक गाजी और दूसरा गाजी मलिक था। देखिए इसका शासनकाल जो था 8 सितंबर 1320 से शुरू होता है। कई जगहों पर आपको 8 सितंबर 1321 भी देखने को मिलेगा, और इसका जो शासन तंत्र था 1325 तक चलता है। देखिए इस शासन काल के दौरान इसने बहुत सारे उत्कृष्ट कार्य किए थे। इसका शासन व्यवस्था जो था वो अन्य शासकों की अपेक्षा बहुत सुंदर था, क्योंकि जहाँ पर खिलजी वंश के जो राजा होते थे वो बहुत क्रूर माने जाते थे, और साथ ही साथ उनका जो शासन तंत्र था वो एक तरह से खिलजी वंश के शासन तंत्र से बहुत ही ज़्यादा उल्टा था, क्योंकि खिलजी वंश जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नरसंहार करते थे। वे हिंदू और गैर मुस्लिम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे। इधर खिलजी वंश में ऐसे कई व्यवस्थाएं थी जो बोल सकते हैं कि तुगलक वंश में बदल दी गई थी। जैसे तुगलक वंश का जो शासन तंत्र था वो उतना ज़्यादा क्रूर तो नहीं था, लेकिन ये इस्लामिक या बोल सकते हैं इस्लाम धर्म के समर्थन में था। साथ ही साथ जहाँ खिलजी वंश की जो शासन व्यवस्था थी उसमें टैक्स की जो बोल सकते हैं कि ज़्यादा वसूली थी वो बहुत ज़्यादा थी, जबकि तुगलक वंश में टैक्स को नियत रखा गया था। अर्थात जहाँ खिलजी वंश में टैक्स जो होता था वो कृषि क्षेत्र से 1/10 के रूप में लिया जाता था, वहीं तुगलक वंश में इस चीज़ को एक समान रखा गया और 1/11 के जगह पर उसे 1/10 के रूप में रखा गया, जिससे इस वंश में कोई भी तरह का बोल सकते हैं कृषि क्षेत्र में व्यापारिक रूप से बदलाव नहीं हुआ था। मंगोलों के प्रति गयासुद्दीन तुगलक का जो भावना था वो काफ़ी कठोर था। उसने मंगोलों को बहुत भारी मात्रा में बोल सकते हैं प्रताड़ित किया था, उन्हें क्रूरता से मारते थे। साथ ही साथ उन्होंने 1305 ईस्वी में मंगोलों के विरुद्ध आमरोह में युद्ध किया था, जिसमें उन्होंने कई सारे मंगोलों को, लाख मंगोल सैनिकों को बंधक बना लिया था और कई सारे मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था। देखिए 1305 के आमरोह जो एक तरह से विद्रोह हुआ, और इस युद्ध में जिस तरह से गयासुद्दीन तुगलक ने मंगोलों को हराया था, इससे वहाँ के अन्य जो वर्ग थे वो बहुत ज़्यादा इनके विरुद्ध जा चुके थे। इसलिए जब मुल्तान के युद्ध के बाद जिस तरह से गयासुद्दीन दिल्ली के लिए वापस लौटता है, तो यहाँ पर अर्थात मुल्तान में बहुत सारे विद्रोही दल उठ जाते हैं। देखिए खिलजी वंश के शासनकाल से ही एक तरह से बोल सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक को गवर्नर की उपाधि दी थी, और इस गवर्नर की उपाधि के तहत उन्हें दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त किया था। इसके तहत उन्हें मुल्तान, उच्च और सिंध के क्षेत्र को चंगई खान से सुरक्षा देना था। इसके बाद उनका एक और महत्वाकांक्षी समय था जिसमें वो वरंगल के क्षेत्र को जीतना चाहते थे। इसलिए जब उन्होंने अपने शासन क्षेत्र को अपनाया और 1321 में एक बोल सकते हैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए वरंगल और काकरती क्षेत्रों पर हमला किया, तो इन क्षेत्रों पर उन्होंने असफलता हासिल की, क्योंकि वहाँ के जो राजा थे जिनका नाम राजा प्रताप रुद्रदेव था, उनसे बहुत बड़ी हार इनसे मिलती है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को 1323 में इस युद्ध को जीतने के लिए भेजा था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक अर्थात उनके पुत्र ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी।
इसके बाद जौना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे क्षेत्र, जिसमें कारते और वरंगल के क्षेत्र के पांड्य राजाओं से उस क्षेत्र को जीत करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिला देते हैं। देखिए, यह पहली दफ़ा था जब दिल्ली सल्तनत में दक्षिण के क्षेत्रों को मिलाया जा रहा था और इससे बहुत बड़ी मात्रा में बोल सकते हैं कि तुगलक वंश का एक तरह से क्षेत्रफल बढ़ रहा था। इससे पहले खिलजी वंश ने इसके विरुद्ध जाके काम किया था, क्योंकि खिलजी वंश इन क्षेत्रों में कुछ क्षेत्र तो जीत चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी भी दक्षिण के क्षेत्रों को दिल्ली सल्तनत में नहीं मिलाया था। जबकि तुगलक वंश के इस राजा ने, या बोल सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक के आधार पर उनके पुत्र ने पूरे क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत के साथ मिला लिया था। जब गयासुद्दीन तुगलक एक बार बंगाल की यात्रा में थे तो उन्हें यह संदेश मिला कि निजामुद्दीन औलिया जो है वो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र अर्थात जौना खान अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को उत्तराधिकारी के रूप में भड़का रहे हैं और उन्हें एक लालच दे रहे हैं कि वो अपने पिता के विरुद्ध जाए और उनसे युद्ध करके उनके क्षेत्र को जीत ले। इस चीज़ का पता जैसे गयासुद्दीन तुगलक को चलता है, वो तुरंत ही निजामुद्दीन औलिया को एक संदेश भेजते हैं और उन्हें पूरी तरह से चेतावनी देते हैं कि वो ऐसा कार्य नहीं करे जिससे तुगलक वंश विघटित हो जाए। जिसके बाद बोल सकते हैं कि निजामुद्दीन औलिया जो थे वो एक तरह से मोहम्मद बिन तुगलक के संरक्षक बन चुके थे और एक गुरु की भांति उन्हें लगातार अपने पिता के विरुद्ध भड़काने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक की बातों को ना मानते हुए कई ऐसे कार्य किए जो गयासुद्दीन तुगलक के विरुद्ध थे। जब वापस गयासुद्दीन तुगलक को इस बारे में पता चला तो उन्होंने निजामुद्दीन औलिया को अपने दरबार में बुलाया और उसे धमकी दी। जिसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने उन्हें कहा कि हुनूज दिल्ली दूर आसित, जिसका अर्थ था दिल्ली अभी दूर है और आपका राजा का जो एक बोल सकते हैं समय है वो बहुत समय तक चलेगा, इसलिए वो उसके उत्तराधिकारी को तैयार कर रहे हैं। इसके तहत ही हम बोल सकते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में जहर भरने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद गयासुद्दीन तुगलक की जो विरोधी दलें थी वो और ज़्यादा ताकतवर हो सकती थी, क्योंकि अब निजामुद्दीन औलिया जो था वो कठपुतली की तरह मोहम्मद बिन तुगलक को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। हिंदू जनता के विरुद्ध हमेशा गयासुद्दीन तुगलक रहे और इन्हें बहुत कठोरता से बोल सकते हैं कि नियमों का पालन करवाया। साथ ही साथ वे गैर मुसलमान जितने भी वर्ग के लोग होते थे उनसे हमेशा बोल सकते हैं एक अलग व्यवहार करते थे। बर्नी के अनुसार ये कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो संगीत के घोर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपने शासनकाल में अपने हर क्षेत्र में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक अपने शासन क्षेत्र में, या बोल सकते हैं जिस क्षेत्र तक उनका शासन था, उन क्षेत्रों में राजस्व सुधार किए थे। देखिए, तुर्की मूल के होने के कारण गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो अमीरों और अपनी जनताओं को प्रोत्साहित करते थे। साथ ही साथ वो कृषि क्षेत्र में लगातार सुधार कर रहे थे। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए अपने किसानों को जो कर था उसे बहुत ही न्यूनतम रखा और अपने काल में ज़्यादा कर टैक्स को बढ़ाने से बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया। उसने अपने शासन क्षेत्र को बहुत ही स्थायित्व रूप से आगे बढ़ाया और कई नगर और कई तरह के नहरों को बनवाया। साथ ही साथ उसने बाग बगीचों पर भी बहुत ध्यान दिया। इसी के तहत उसने किसानों को उच्च तरह के बीजों का भी दान दिया था, जिसके तहत किसान अच्छे किस्म के बीज लगाकर बहुत अच्छी मात्रा में फसलों का पैदावार कर सकते थे। उन्होंने राजस्व वसूली के तहत जितने भी तरह के टैक्स होते थे उसमें 8 प्रकार के टैक्स अर्थात कर को माफ़ करने की प्रक्रिया को शुरू किया था। जिसके बाद वहाँ के किसान जो थे वो अपने राजा अर्थात गयासुद्दीन तुगलक के साथ बहुत ही अच्छे से सुमेलित रूप से चल रहे थे और ये जो तालमेल था जो जनता और अमीर वर्ग के बीच से राजा के साथ जुड़ा था, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत माना जाता है तुगलक वंश के शासनकाल में। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक का जो धार्मिक नीति था ये बहुत ही ज़्यादा कठोर माना जाता है। यह एक सुन्नी कट्टरपंथी मुसलमान था, इसलिए इसने अपने शासनकाल में अधिकतर हिंदू लोगों को बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम के रूप में मार दिया था। इसने इतने ज़्यादा कत्लेआम मचाए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गैर मुसलमान लोग मारे जा रहे थे और अपने मुस्लिम धर्म के जितने भी लोग थे या मुस्लिम वर्ग के जितने भी लोग थे उन्हें यह ज़बरदस्ती कुरान और बोल सकते हैं मुस्लिम धर्म के अनुरूप जो जो नियम बताए जाते थे उन्हें पालन करवाता था। उसके तहत उन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में बोल सकते हैं कि इस्लाम धर्म के नियमों कानून को लागू किया था। देखिए, बर्नियर के अनुसार ये कहा जाता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने 2 तरह की नीतियाँ तैयार की थी।
जिसमें वो धार्मिक नीति को बहुत उत्कृष्ट मानते थे। ये दोनों नीतियाँ बहुत ही उत्कृष्ट इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसने अपने शासनकाल में इस्लाम धर्म से जुड़े जितने भी मुस्लिम वर्ग के लोग थे उन्हें एक अलग वर्ग में रखा था। वहीं जितने भी गैर मुस्लिम वर्ग के लोग होते थे उन्हें वो तभी प्रताड़ित करता था या उनके साथ क्रूरता दिखाता था जब गैर मुस्लिम लोग जो है अपने किसी भी त्यौहार या पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते थे। उनके आधार पर वो यह चाहते थे कि जो गैर मुस्लिम है वो कभी भी उनके साम्राज्य में आगे बढ़ें, लेकिन वो अपने जो पूजावादी नीति है या बोल सकते हैं जो धार्मिक नीति है उसमें कोई भी तरह का बदलाव नहीं कर सके, और जो भी उन्हें करना है वो राजा के आदेश पे ही करना है। इसलिए उन्होंने दो तरह की नीतियों को उजागर किया था। ये दो नीतियाँ थी रस्मो मियान और मध्यमपंथी नीति, और इन्हीं नीतियों के तहत गयासुद्दीन तुगलक अपने शासन क्षेत्र को आगे बढ़ा रहा था। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक ने कई सार्वजनिक कार्य भी किए थे जिसमें उन्होंने कई बड़े बड़े किलों को, पुलों को और नहरों को बनाया था। साथ ही साथ उसने जो प्रताड़ित रूप से टैक्स वसूल किया जाता था उस पर प्रतिबंध लगाया था। अर्थात पहले के ज़माने में जब गयासुद्दीन तुगलक राजा नहीं बने थे उससे पहले खिलजी वंश जो होता था वो अपने जितनी भी जनता होते थे उनसे ज़बरदस्ती टैक्स वसूल किया करते थे, उन्हें प्रताड़ित किया करते थे। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे प्रतिबंध करने के बाद उन्होंने बहुत ही आसानी किस्तों पर अपने लोगों को बोल सकते हैं टैक्स के लिए प्रेरित किया था, जिससे उनके जनता जो थी उन्हें आराम से कर वसूल दे देते थे या उनके राजकोष में कर को या टैक्स के जो भी वस्तु या पैसे होते थे उसे जमा कर देते थे। साथ ही साथ गयासुद्दीन तुगलक ने डाक प्रथा को भी बहुत सुदृढ़ किया था। बरनी के अनुसार इनकी डाक प्रथा जो थी वो बहुत विस्तारित थी। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो थी वो बहुत ही निर्दयी तरीके से होती है, या आप इसे कह सकते हैं कि उनके उत्तराधिकारी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कठपुतली की तरह इनकी हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि जब गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद से 8 किलोमीटर दूर थे और जब वो बंगाल के यात्रा से वापस लौट रहे थे तो उसी दौरान अफ़गानपुर में वो अपने पुत्र के द्वारा या उनके द्वारा बनाए गए महल को देखने के लिए जा रहे थे, जिसके दौरान जब वो महल में प्रवेश करते हैं तो यह महल जो था ये लकड़ियों का बना था, और जैसे ही वो इस महल में प्रवेश करते हैं पूरा महल जो था उसका सभी भाग जो था या बोल सकते हैं उसके स्तंभ जो थे वो पूरी तरह से गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाते हैं, जिनसे उनकी मृत्यु वहाँ हो जाती है। इसके बाद इनका जो शासन तंत्र था वह 1325 तक चलता है, और इसके बाद इनका पुत्र जो था मोहम्मद बिन तुगलक अपना शासन क्षेत्र को संभालना शुरू कर देता है, और इस तरह से इनके षड्यंत्रकारी नीति के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने आज जाना कि किस तरह गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की और किस तरह उनकी मृत्यु हुई। आशा करते हैं कि आज की वीडियो में हम लोगों ने तुगलक वंश के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। इसके बाद की वीडियो में हम लोग और जानेंगे कि किस तरह मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक वंश को और ज़्यादा हावी रूप से भारत के क्षेत्रों में फैलाया था। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।